दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो जैसे कि हमारा यूथ कंपटीशन से प्रश्नोत्तर चल रहा था, तो इसमें मैं आपको 100 प्रश्नों के ऊपर बता चुकी हूँ जो कि आदिकाल पर आधारित थे। इससे आगे के प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक जो है ये एक खंड काव्य है। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेने के लिए आपसे ज़्यादा इस पर वार्तालाप नहीं करूँगी, सीधा प्रश्नों पे ही हम आ रहे हैं। तो देख सकते हैं संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। ये एक खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो संदेश रासक तो आपने बहुत पहले भी जाना होगा कि किसकी रचना है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? विक्रमपुर की एक विरहिनी के विरह का वर्णन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या जो है 12 मानी गई है। आलवार जो थे वो तमिल एवं कवि संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास वध या कैमास वध ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो है दिया गया है। पृथ्वीराज रासो की ये जो है प्रमुख घटना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो अपभ्रंश की भाषा की बात हो रही है तो वो है पौंचर्यो। चलिए आगे देखते हैं, अब पौंचर्यो की बात हो रही है तो ये किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। तो पौंचर्यो जो है वो स्वयंभू की रचना है। इसकी अन्य और स्वयंभू की अन्य रचनाओं में डिट्ठे मणिचर्यो और स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौंचर्यो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। तो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शंस थे उनके आधार पर जो है यहाँ बताया गया है कि देखिए रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास। रामायण वाल्मीकि रामायण जो आप जानते हैं, और महापुराण पुष्पदंत की। ठीक है, चलिए पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो है डिंगल। अब डिंगल में क्या होता है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जो होता है उसके मिश्रण को डिंगल कहते हैं। वहीं पे जब अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिल जाते हैं तो उसको पिंगल कहा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिए कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश प्लस ब्रज, ये आपका पिंगल भाषा आ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो वो है आपका बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की बात अगर की जाए तो ये किसकी रचना है? नरपति नाल की। ये एक श्रृंगारिक रचना है और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन है वो बीसलदेव रासो में मिलता है। तो ये तीनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिस पे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे है, पंडित सल सत बखाणी देह ही बुद्धि बसंत न जाणई, यह किसकी काव्य पंक्तियाँ है? तो ये पंक्तियाँ जो है सरहाबाद की है। ठीक है, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? सरहाबाद की है। चलिए यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखा दूँ आपको, पंडित सल संत ये पंक्तियाँ आदि कालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद द्वारा रचित है। चलिए अगला प्रश्न है, आला उदल नामक वीर
सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हमें परमाल रासों के अंतर्गत मिलता है। और परमाल रासों की बात हो रही है तो इसका अन्य नाम जो है वो आला खंड है। तो कई बार इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है। और ये रचना किसकी है? तो ये जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और इसको जो है आला खंड भी कहा जाता है। इसमें आला छंद के रूप में लिखा हुआ है। इसको वीर छंद भी कहा जाता है। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जॉर्ज चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड में वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सरहपा ने जो है सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है। चलिए, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य की बात हो रही है तो यहाँ गोरखनाथ को जो है इसका आरंभकर्ता माना जाता है। हिंदी का प्रथम काव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अब ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और कई बार जो है इस कथन को लेके प्रश्न पूछा ही गया है। तो कुछ ऐसे कथन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही कहूँगी कि उन कथनों को ज़रूर रट लीजिए। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। आगे प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति जो है अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। तो ये अमीर खुसरो की जो है पंक्तियां हैं। चलिए, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो यहाँ पे खड़ी बोली में जिन्होंने रचना की है वो है अमीर खुसरो। चलिए, विद्यापति किसके दरबारी थे? अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यापति जो है राजा कीर्ति सिंह के दरबारी थे। हालांकि यहाँ पे जो है शिव सिंह अगर होता तो ये शिव सिंह के भी दरबारी हैं। तो ये याद रखिएगा, शिव सिंह हो या कीर्ति सिंह हो, ये दोनों ही के दरबारी रहे हैं। ये जो है इनके गुरु का नाम क्या था? अब चलिए इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। ये वाला है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली। पदावली की जो भाषा है वो है मैथिली और यही इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। और बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को जातीय कवि कहा है। चलिए, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो कौन जो है सबसे ऊपर है? तो वो है सरहपा। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो है रचना वो कौन सी है? परमाल रासो। ठीक है। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी थे? तो चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ठीक है। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी
अब इन्होंने जो ये विषय विद्यापति के बारे में कहा है, तो कोई तो कारण होगा इनके कहने का। तो क्यों कहा है? विद्या के पति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए? नहीं। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, तो ये भी गलत है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, तो ये कथन एकदम सही साबित होता है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है, तो भक्ति और श्रृंगारिक दोनों का मिक्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें इस का अर्थ लगाना है, तो इसमें ये है कि ये अधिकतम श्रृंगारिक है। चलिए ठीक है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल जी के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसमें होगा दोहा या दूहा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर जिसने माना है वो है डॉक्टर वूलर। चलिए आगे लेते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की बात हो रही है, तो वो है राउरवेल। ठीक है। और राउरवेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य जो है इसको कहा गया है। इसमें नक्षिक वर्णन की जो है वो किया गया है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल जो है एक शिलांकित कृति है और इसके रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित है और इसके रचयिता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसका ढांचा जो है विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात कर ले तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। हालांकि इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने की, यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो रचना है वो किसने की है? पंडित दामोदर शर्मा ने। ठीक है। वहीं पे बात करें प्रभात प्रकाश की, तो इसके रचयिता हैं जोइंदू। तो आप ये कर सकते हैं कि इन रचनाओं के जो रचनाकार हैं केवल उनको ही ध्यान में रखें, क्योंकि अधिकतर उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सूचियों को उनके मिलान करना है। ठीक है। बीसल देवरासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो की। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की। दोहा कोश सरहपाद की। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न आ जाता है। फिर यहाँ पे स्थापना और तर्क का प्रश्न है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, ये बात सच है या नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी स्थापना जो है गलत है। अब क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का सच्चित प्रतिबिंब होता है, तो ये तो शुक्ल जी का कथन है और ये कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति थी वो कौन सी भावना थी? हठ योग साधना थी। ठीक है। अब यहाँ पे हा का अर्थ सूर्य होता है और ठा का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्र, और इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। चलिए पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं, ये इधर है और थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, तो देखिए इसके रचयिता राम सिंह है। ठीक है। चलिए आगे है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो स्वयं को तूती कहने वाले हैं अमीर खुसरो। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, देसिल बयना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार हैं। तो ये बात जो है विद्यापति के द्वारा कही गई है और ये सब प्रश्न
पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे लेते हैं। शार्ंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो शार्ंगधर पद्धति जो है ये एक सुभाषित ग्रंथ है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि शार्ंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हुए हैं। और शार्ंगधर पद्धति, तो ये किसकी रचना है? शार्ंगधर की है। तो सुभाषित संग्रह है जिसमें क्या है, बहुत से शाबर मंत्र हैं, और इसके अलावा इसमें हमें भाषा चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो यानी कि सबका मिक्सअप है एक तरह से इन सब चीजों का। चलिए, मैथिल कोकिल के नाम से किनको जाना जाता है? तो विद्यापति को। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। ये कथन किसका है? तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। और चंद्रधर शर्मा ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और ये मात्र 3 कहानियां लिखकर जो है प्रसिद्ध हो गए। तो इनकी कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? समय या फिर सर्ग कह लें, तो इसमें कुल 69 सर्ग है। और पृथ्वीराज रासों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को जो है अप्रामाणिक घोषित किया था। और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज हो गई कि इनको इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई इसके कवि हैं, लेखक हैं, तो उन्होंने उनके पुत्र ने इसको पूरा किया था। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो अभी बात हो चुकी है, तो इसको पुरानी हिंदी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो यहाँ नहीं है की बात हो रही है, तो वो है चित्रावली, क्योंकि चित्रावली की जो भाषा है वो अवधी है, और इसके कवि जो है वो हैं उस्मान, जो कि सूफी कवि हैं। ये अवधी भाषा में रचित है। दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए, विशुद्ध चरितावली यानी कि जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। अगला है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो वो है अबुल हसन। आगे प्रश्न है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि प्राप्त है? तो राजशेखर की उपाधि जो है वो विद्यापति को प्राप्त है। इसके अलावा इनको अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य नाम की बात करें तो कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, इन नामों से ये जाने जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो वो है विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आगे है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अब देखिए, इसमें सामाजिक चेतना की बात हुई है, आश्रयदाता की प्रशंसा तो होती ही है, धार्मिक चेतना वो भी देखने को मिल जाती है। आदिकाल के हम जब रासो साहित्य, लौकिक साहित्य की जब बात करते हैं तब, लेकिन राष्ट्रीय चेतना की कोई भी बात हमें इसमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? क्या थी? डिंगल पिंगल भाषा। पुस्तक जल्हण हथ दे चली गजन नृपकाज, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति चंदबरदाई की है।
पुस्तक जल्हण हथ दई, कि उन्होंने अपने पुत्र को जो है ये पुस्तक दे दिया था। तो चलिए अगला है, यहाँ पे आपको सुमिलित जो नहीं है वो बताना है। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी सही है। रेवंत गिरिराज विजय सेन चोरी, ये भी सही है। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी सही है। चंदबाला रास आसगु सही है। एक मिनट, ये स्थूलीभद्र रास जो है जिन धर्म सूरी की, यहाँ जो है चलिए आगे प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ भी ऑप्शन में यही दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर ये मिलान जो है एकदम सही है और कोई भी मिलान गलत नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्रीधर। चलिए आगे प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? अब पृथ्वीराज रासो के बारे में आप सबसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। ठीक है। प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? तो प्राकृताभास हिंदी से आशय जो है वो है अपभ्रंश से। तो प्राकृत आभास का अब अर्थ क्या है? तो इसका आभास अर्थ है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। तो प्रकृति की रूढ़ियों की बात हो रही है, तो वहां से क्या चीज आ जाता है हमारा? अपभ्रंश आ जाता है। ठीक है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा बादल की जो कथा है जटमल की रचना है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। आगे देख लेते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो वो है सरहप्पा। खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो की रचयिता कौन है? दलपत विजय। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो वह है जयमयंक जस चंद्रिका। ये किसकी रचना है? अगर मैं यहाँ बात पूछूं तो ये मधुकर भट्ट की जयमयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर की रचना है। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो वो है नरपति नाल। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो राजा कीर्ति सिंह के, अभी मैंने पीछे ही बताया था। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो संयोगिता के। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होता है? तो ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और दोनों का योग से हठ योग बनता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है? तो सिद्ध साहित्य से जो है, सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो गोपी चंद का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है। राउरवेल किस प्रकार की रचना है? तो देखिए कितनी बार राउरवेल का प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। तो ये जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और शिलांकृत कृति है। चलिए, हिंदी के किस इतिहास ग्रंथकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? चलिए ऑप्शन ले लेते हैं पहले हम। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर यही है, गणपति चंद्र गुप्त ने जो है एक सेकेंड, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए हमारा आगे प्रश्न आ जाता है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है।
उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर जिन कवियों के बारे में दी गई है उनमें से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो वो है गदाधर भट्ट। ये किससे संबंधित है? चलिए इनका डिटेल भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। तो ये भक्ति काल के आगे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र ये सभी आदिकाल से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? अब इनमें से किसने जो है रासो ग्रंथ नहीं लिखा है? तो वो है विद्याधर। विद्याधर जो है वो रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनिक ये सभी रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमार रासो, श्रीधर ने रणमल छंद तथा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की है। और इन सब का वर्णन हमें वीर गाथा काल के अंतर्गत मिल जाता है। चलिए, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है हेमचंद्र की है। चलिए आगे है, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? चंद बरदाई को प्रथम कवि मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो सेम रामचंद्र शुक्ल जी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध हैं। तो जिसने चर्या गीत और दोहा कोश की रचयिता की है तो वो है सरहपा ने। ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। तो ये काव्य पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियां पढ़ के ही पता चला कि अमीर खुसरो की है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो अपने ये जो रचना है हेमचंद्र कृत शब्द अनुशासन, ये किस प्रकार की रचना है? तो ये एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। रचना काल के अनुसार अब इन कवियों का जो क्रम है वो आपको लगाना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सरहपा आते हैं, तो सरहपा तो अब दोनों में है, तो अब इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, इसके बाद हम नाम पढ़ते हैं लुइपा का, फिर पुष्पदंत का और फिर अद्धमाण का। तो सरहपा के बाद जो इसमें मुख्य आते हैं वो है लुइपा, ये ध्यान में रखिएगा, और इसके बाद पुष्पदंत और सबसे बाद में अद्धमाण। यहाँ भी आप देख सकते हैं सरहपा का समय 7वीं 8वीं शताब्दी है, लुइपा 8वीं शती की है, पुष्पदंत 10वीं और अद्धमाण 12वीं के। ठीक है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, तो सही है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, तो ये तो नहीं है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, सही है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, ये कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए और सी। चलिए आगे है। अब यहाँ पे जो काव्य पंक्तियां दी गई है उनको उनके रचनाकार से मिलाना है। ठीक है, पहला है पंडित सल संत बखान,
बखारने। अब ये किसकी रचना है? ये तो सरहपा की रचना है। ठीक है, अगला है 12 बरस ले कूकर जिए। ये रचना जो है जगनिक की है। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि पीछे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये रचना जगनिक की है। चलिए यहाँ पे इसका मैं विकल्प में सही दिखा देती हूँ, क्या है? तो ये रचना जगनिक की है। बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई। अब यहाँ पे राधा और कन्हई का वर्णन हो रहा है, तो इनमें से आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में राधा कृष्ण का वर्णन हमें विद्यापति के ही पदों में मिलता है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। आगे है जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमार। अब स्वयं के जन्म को ओछ बताने वाले अब इनमें से कौन होंगे? तो रैदास कोई धर्म जो धार्मिक होगा वही होगा, तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। फिर यहाँ पे कालक्रम अनुसार जो रचनाकारों का जन्म वर्ष है वो लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि सरहपा है। अब यहाँ पे सरहपा के बाद लुइपा था, लेकिन लुइपा ऑप्शन नहीं है। अगला क्या ऑप्शन था? पुष्पदंत था। पुष्पदंत के बाद अद्धमाण और फिर हेमचंद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है। चलिए अगला है यंत्री का लड़ बड़ा जिह्वा का फुहड़ा काच का जाति मुख का सती जो सतपुरुष उत्तमो कथी। तो गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो। सही बात है। इंद्रिया दमन करने वाला हो। सही है। कूट भाषा, भाषा की कोई बात ही नहीं है। महासुखवादी हो, तो ऐसा नहीं है। ये दो ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न ले लेते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के कोटि के अंतर्गत नहीं आ सकती। अब ये बात किसने कही है? तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे बात हो रही है नहीं है की। तो यहाँ पे जो है जसहरचर्यु, योगसार तो जो हिंदू की रचना है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन में ले चलती हूँ क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे इनकी रचना आ जाती है 63 महापुरुष गुणालंकार, अड़ाई कुमार चर्यु और जसहरचर्यु। अब यहाँ पे जो ऑप्शन था आदि पुराण तो नहीं है, इसकी रचना कौन सी है? अगर महापुराण होती तो यहाँ ऑप्शन बन सकता था। इसके अलावा देखिए उत्तर पुराण तो है ही नहीं, योगसार तो जो इंदो की रचना है। एक हमारा यही ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो चलिए ये हमारा कट हो जाता है। यहाँ से आप इनकी रचनाएं देख सकते हैं। चलिए इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अब अमीर खुसरो की जो ये पंक्तियां हैं उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कुआं। तो इस प्रकार से जो अमीर खुसरो है उनकी पंक्तियों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। आगे है सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो अब ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? शब्द से ही समझ आता है कि ये खुसरो की पंक्तियां हैं। चलिए आगे है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। अब ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं से मिलान करना है। तो प्राकृतिक प्रकाश ये किसकी रचना है? वररुचि की। श्रावकाचार ये किसकी रचना है? देवसेन की। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य
मेरुतुंग की। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभ सूरि की रचना है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल, नरपति नाल की रचना कौन सी है? तो बीसल देव रासो। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से चलिए बाकी अन्य रचनाकारों की रचनाएं देख सकती है। परमार रासो जगनी की है, खुमार रासो दलपति विजय की और पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई है। चलिए निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है इसके बारे में वर्णन करना है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। अब रामायण तथा महाभारत जो है हमें नाथ साहित्य में कहाँ देखने को मिलता है? तो ये कट हो जाता है। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था सही है, गुरु महिमा उलटबाजी, ये तीनों चीजें मिलती है, लेकिन ये चीज नहीं मिलती है। ठीक है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। तो ये जो पंक्ति है इसमें कबीर जो है क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सही है। लोक और वेद की रूढ़िवादिता से ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दिया? नहीं। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व को साक्षात्कार। पीछे लागा जाई था कि मैं तो पीछे की ओर जा रहा था लोक वेद के साथ, लोगों के साथ। आगे थे सतगुरु मिलिया, और जब आगे का कौन था? तो आगे सतगुरु जब मिल गया तो उन्होंने जो है दीपक दिया हाथ, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। ठीक है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित नहीं हुई है? तो अभी तक कौन सी रचना इनकी संपादित नहीं है? तो वो है कीर्ति पताका। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति विद्यापति की है और काफी बार परीक्षा में पूछी भी गई है। चलिए आगे है, बौद्धगान और दोहा, इसका संपादन किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं अभी भी परीक्षा में। ठीक है, तो बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हरप्रसाद शास्त्री, बौद्धगान और दोहा। प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश, इनका संपादन किया है। राहुल सांकरटेन ने हिंदी काव्य धारा का। चलिए आगे है, सिद्धों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो सिद्ध जो भाषा प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार था? तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा बीसल देव रासो। आहला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमार रासो। परमार रासो काव्य कृति किसकी है? तो परमार रासो किसकी है? नरपति। परमार रासो जो है जगनिक की रचना है, नरपति की नहीं, जगनिक की रचना है। पर जग, परमात्मा जग में रहते हैं। चलिए हमारा अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसुरी की जो इंदव भाल। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रहीम दास की पंक्तियां हैं। अब बीच बीच में देखिए इसमें प्रश्नों को मिक्स कर दिया है। चलिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? राजा मुंज को।
अब यहाँ पे फिर से इनका मिलान आपके आ गया। तो विजय सेन सूरी, विजय रेवंतगिरी रास सही है। नरपतिनाल बीसल देव रासो, शालीभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसुगु चंदबाला रास। ठीक है। अब योगचर्या किसकी रचना है? तो ये डोम्भिपा की रचना है। तो ये डोम्भिपा की रचना है। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन में भी मिल जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला है हालाते कन्हैया, ये किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। चलिए आगे हमारा प्रश्न आ जाता है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल की बात करते हैं इसमें वीर ग्रंथों की जो है प्रधानता रही है। और इसके लिए इसको जो है अब यहाँ पे आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो वीर ग्रंथों की नहीं बल्कि आदिकाल में जो है रासो ग्रंथों की, रासो ग्रंथ जो है सबसे अधिक जो है आदिकाल में लिखे गए। तो इसका कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। ठीक है। चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये हुआ है कीर्तिलता में। ठीक है। और कीर्तिलता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे शैली की बात हो रही है, तो इसमें गेय शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगारिक रचना है लेकिन शैली इसमें क्या प्रयुक्त हुई है? इसमें गेय शैली जो है प्रयुक्त हुई है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी रचना है? मधुकर कवि की। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मयंक, मयंक क्या किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा में मधु कर से याद रख सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे फिर आपका मिलान आ जाता है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। बीसल देव, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई, परमार रासो, जगनिक, खुमार रासो, दलपति विजय। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों को लेते हैं। लगभग 200 प्रश्न जो है मैं आप सभी को आज करा चुकी हूँ और आदिकाल में करीब आपको 300 से अधिक प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। बाकी के जो प्रश्न बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? इसमें 345 प्रश्न जो है लिए गए हैं। तो बाकी जो भी प्रश्न है मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।